हेलो प्यारे साथियों, मैं अजय सर आप सभी मेरे प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके परिवार में स्वागत है। और एक थोड़ा सा लंबे ब्रेक के बाद मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो रहा हूँ साथियों। मैंने आप सभी की अपनी समस्याओं को मैंने आप सभी के सामने कई बार रखा हुआ है कि हमारे यहाँ समस्याएं किन चीज़ों की हो जाती हैं। ठीक है भाई, तो चलिए कोई बात नहीं, अब से हम लोग क्लासेस रेगुलर करते हैं। और मेरे प्यारे भाई जो भी साथी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो भी यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों और साथियों, उन सभी के लिए आज मैं पॉलिटी की क्लास और बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटी की क्लास लेके आया हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं MCQ बेस आपको थ्योरी कराने वाला हूँ, बहुत ही गजब की होगी, जिसमें भाई साहब आज हम आपको 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूँ? भारत का संवैधानिक विकास कवर करूंगा, उद्देशिका कवर करूंगा, संघ कवर करूंगा अर्थात भाग 1 कवर करूंगा, भाग 2 और भाग 3 मूल अधिकार तक या मौलिक अधिकार तक मैं आपका कवर करूंगा। संवैधानिक विकास से लेकर के मौलिक अधिकार तक मैं 3 टॉपिक कवर करने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जो भी चीज़ आप लोग भूल रहे हो सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने क्लास पर और शुरू करते हैं भाई साहब। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, और पहला देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना भाई। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आप सभी के लिए रहा। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चीज़ों को समझते हुए चलेंगे भाई, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से, ठीक है भाई। चलिए, तो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी से यहाँ पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। आप सभी को पता है, इसकी छोटी सी कहानी हम आपको बयां करते हैं और फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। संविधान सभा कह रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। आपको पता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने ही भारत में संविधान सभा गठन करने के लिए चुनाव कराया, ठीक है ना। और उस चुनाव में भाई साहब ध्यान रखना, उस चुनाव कराने से पहले उसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को जो है सामने बैठा करके उन दोनों को ये प्रस्ताव सुनाया कि भाई देखिए, हम आपके यहाँ जा रहे हैं चुनाव कराने, तो कृपया आप लोग जो है अपने अपने उम्मीदवार, अपने अपने कैंडिडेट, अपने अपने प्रतिनिधि तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो जो चुनाव हुआ था मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा 1946 में, ठीक है, 1946 में साथी कैबिनेट मिशन के तहत, किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन आया था भैया, ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946। इसी के तहत बच्चे क्या कराया गया था? संविधान सभा का गठन कराया गया था, ठीक है ना। संविधान सभा के लिए ध्यान रखना, संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया, ठीक है ना। क्या कराया गया? चुनाव कराया गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस चुनाव में भाई साहब ध्यान रखिए कितनी सीटों पर चुनाव कराए गए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुल भैया 389 सीटों पर चुनाव कराए गए थे। कुल कितनी सीटें थी भाई? ध्यान रखिएगा, कुल सीटें कितनी थी? कुल 389 सीटें थी, ठीक है ना, 389 सीटें थी, ठीक है। और ध्यान रखिए जिनमें से भैया जो ब्रिटिश प्रांत थे, है ना भाई, ब्रिटिश प्रांत थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे या ब्रिटिश भारत था, इसमें से 292 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 292 सीटें थी। उसके बाद भैया चीफ कमिश्नरी जो थी, चीफ कमिश्नरी, ध्यान रखना, चीफ कमिश्नरी, ठीक है, एक सेकेंड, चीफ कमिश्नरी से ध्यान रखना भैया, चीफ कमिश्नरी से 4 क्षेत्र थे, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखना देसी रियासत से ध्यान रखिएगा भैया 92 सदस्य थे। कितने सदस्य रखे गए थे? 92 सदस्य देसी रियासत से रखे गए थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। देसी रियासत से कितने सदस्य रखे गए थे? 92 सदस्य देसी रियासतों से रखे गए थे। अब उसके बाद क्या होता है भाई, ठीक है, अगर आप इनको टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2 2 4 अच्छा एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे भैया 93 था, हाँ एक सेकंड, नहीं कम हो जाएगा ना, देखो कम नहीं होगा, मतलब सही है 93 इसका, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा भाई, ठीक है, कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। ये 93 सदस्य थे, आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। ये कितने सदस्य थे? 93 सदस्य थे। अब आप लोग देखेंगे तो 4 2 6 3 9 और जो भी होगा आप लोग जोड़ लीजिएगा, क्लियर आंसर आएगा, 389 होंगे इसमें, ठीक है भाई। इतने पे कराया गया था। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
जब चुनाव हुआ और चुनाव के नतीजे आए मेरे भाई ना, तो उस समय अली जिन्ना के दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, क्योंकि अली जिन्ना मांग कर रहा था कि हम अलग पाकिस्तान बनाएंगे, और उसका ख्वाहिश थी कि हम भारत में ही रहकर पाकिस्तान बनाएं। समझ, भारत में ही रहकर पाकिस्तान बनाए थे, ये उसकी ख्वाहिश थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम भारत में कहाँ कहाँ जा करके भाई बनाओगे, जहाँ जहाँ मुस्लिम, वो कह रहा था कि हम जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वो हमको चाहते हैं, तो हम उनके लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई अब कहाँ कहाँ पे जा करके क्या भाई इसमें जो है आप भारत से अलग पाकिस्तान बनाओगे, इसलिए हम चुनाव कराते हैं। अगर चुनाव में जीतते हो तो जो संविधान सभा बननी है वो संविधान आपका, जो जीता वही सिकंदर। कहने का मतलब ये है। तो भाई इसमें हुआ, जब चुनाव कराया गया तो जब चुनाव के नतीजे आए ना, तो बड़े खतरनाक नतीजे आ गए। समझ रहे हैं, खतरनाक नतीजे आ गए। और खतरनाक नतीजे आए, नतीजों पे ध्यान रखेंगे हम लोग। नतीजे आए भैया, तो ध्यान रखिएगा 199 सीटों पर, ध्यान रखिएगा 199 सीटों पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। ठीक ना, कांग्रेस जीती 199 सीटों पर, और 9 सीटों पर उसने क्या किया, गठबंधन किया, गठबंधन की सरकार बनाई, या कह सकते हो कि 9 सीटों पर उसने गठबंधन किया। तो कुल 208 सीटों पर कांग्रेस, 208 सीटें किसको मिली, कांग्रेस को, और 73 के आसपास सीटें मिली थी किसको, मुस्लिम लीग को। तो भाई साहब कुल मिलाकर के अली जिन्ना का जो सपना था वो खत्म हो गया। अब भाई जिसकी बहुमत पहले ही निर्धारित किया गया था कैबिनेट मिशन में, जिसकी बहुमत उसी की सरकार, उसी को संविधान सभा मिलेगा। अब कांग्रेसियों ने संविधान सभा बनाना शुरू कर दिया भाई, समझ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के क्या था। और जो चुनाव हुआ था, चुनाव के बारे में आपको बता दूं, जो चुनाव हुआ था भैया ना, तो ये जो चुनाव हुआ था ध्यान रखिएगा, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया गया था। कैसे कराया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा क्या किया गया था, चुनाव कराया गया था। अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा क्या कराया गया था, चुनाव कराया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो देसी जो प्रांतें थी ना, प्रांतों के जो एमएलए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो लोग क्या किए थे, इसमें चुनाव में हिस्सा लिए थे। वो लोग चुनाव में इसमें हिस्सा लिए थे भाई, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे अब सीधा हम लोग आंसर पे देख लेते हैं, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो ध्यान रखिए, प्रांतीय सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासक के नाम। ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा हुआ था भैया। किसके द्वारा हुआ था, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से भाई, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारी ऐसी थ्योरी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर भाई आपको लग रहा है बोरियत, तो भाई आप लोग क्लास छोड़ सकते हो, और अगर समझना है कुछ चीज़ें तो आप लोग समझिएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कह रहा है अगला प्रश्न। प्रश्न के माध्यम से चीज़ें हम लोग बताते हुए चलेंगे, ठीक है। आप लोग धैर्य बनाकर रखिएगा भाई। चलिए आगे की बात करते हैं भैया। यहाँ पे क्या कहा गया है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की गई थी, ये आप सभी को बताना भाई, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग इसका जवाब देंगे भाई, बहुत ही शानदार तरीके से। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919 किसके द्वारा दिया गया था, ये आप लोग जल्दी से बताएंगे भाई साहब इसमें। बहुत ही शानदार साथी, बहुत ही बेहतरीन। तो भैया ध्यान रखिएगा, इसका विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक ना। 1892 के तहत, 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की सुविधा दी गई थी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करें भारत परिषद अधिनियम की 1861 की, तो भैया 1861 में ध्यान रखना, पुलिस प्रणाली भारत में लागू हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में यहाँ पे पुलिस प्रणाली लागू की थी इसी अधिनियम के तहत, ठीक है। उसके बाद अगर 1909 की बात करें भाई, तो 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम की सबसे खास बात ये थी भैया, इस अधिनियम की सबसे खास बात ये थी 1909 वाले की, ठीक है ना। इस अधिनियम की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पे
मुसलमानों को पृथक चुनाव का क्या दिया गया था, वादा किया गया था। पृथक चुनाव का क्या किया गया था, वादा किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद भारत शासन अधिनियम, इसको बच्चे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम इसे कहते हैं। और ध्यान रखना, इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके तहत ही भैया ध्यान रखना, महिलाओं को पहली बार यहां पे लिख सकते हो, पहली बार महिलाओं को ध्यान रखिए कि पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। और दूसरी बात ध्यान रखना, इसी अधिनियम के तहत ही, ठीक ना, इसी के अंतर्गत ही भैया ध्यान रखिएगा क्या आया था, रोलेट एक्ट आया था। क्या आया था, रोलेट एक्ट आया था। इस रोलेट एक्ट को काला कानून भी भारतीयों के द्वारा संज्ञा दी गई, काला कानून दिया गया। क्या कहा गया, काला कानून कहा जाता है इसे। क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। रोलेट एक्ट को ही भैया ध्यान रखिएगा बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून भी कहते हैं। क्योंकि जब ये आया था एक्ट, तो इसके तहत अंग्रेजों ने प्रावधान किया था कि किसी भी नेता को या किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। सिर्फ और सिर्फ उसे शक के बेस पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसमें मिनिमम तो कोई सज़ा नहीं थी, मैक्सिमम अनगिनत सज़ा थी, अनलिमिटेड समय के लिए सज़ा थी। समझ रहे हैं, क्योंकि भैया इसमें ना तो आपको दलील देने की का छूट थी, और ना ही आपको अपील करने की छूट थी, और ना ही आप वकील कर सकते थे। तो जब तक उनकी इच्छा होती थी वो लोग इसको क्या कर लेते, मतलब लोगों को गिरफ्तार कर लेते थे। साथ ही साथ आप लोग ध्यान देंगे, इसके तहत अभी वर्तमान में जो आप लोग रासुका समझते हो ना, रासुका वर्तमान में रासुका लगाई जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इसे कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये सेम टू सेम भैया किससे मिलता है, रोलेट एक्ट का ही नाम रूपांतरण किया गया है रासुका का। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इसमें क्या क्या रूपांतरण किया गया है। रासुका में भैया शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, और इसमें देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे रोलेट एक्ट के तहत 1919 अधिनियम के तहत आया था। 1992 अधिनियम के तहत आप लोग ध्यान रखिएगा क्या किया गया, भारतीय विधान परिषद को बजट में बहस करने की अनुमति प्राप्त की गई थी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। अगला क्या कह रहा है भाई साहब, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि कुछ चीज़ें आप सभी को समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही भाई तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्लास बहुत दमदार होने वाली, बस आप लोग बने रहिएगा सेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से। वो कहते हैं ना भाई साहब, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे यूपी पुलिस के सिपाहियों, आप लोग बिल्कुल भी थक कर मत बैठिए। ये भर्ती आज नहीं तो कल कंप्लीट होगी, भले ही क्या करें, कंपनी कंडेंट कराएं, कुछ भी करें, होगी तो भाई एक दिन इनको देना पड़ेगा। 62,000 बच्चों को तो नौकरी देनी ही पड़ेगी, उनमें से आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई मेहनत आज से जबरदस्त करनी पड़ेगी, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। ठीक है ना, अगर आप लोग तिनका भी उठाते रहेंगे ना, तो एक दिन आप बड़ा सा घोंसला बना लेंगे। चलिए भाई साहब, इसी बात के साथ में हम लोग शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था। अभी अभी मैंने आप सभी को बताया ना कि भैया सर्वप्रथम जो है संविधान सभा बनाने का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, आपको पता होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। किसके तहत किया गया, कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ठीक ना, इसी के तहत भैया भारत में क्या कराया गया, संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया था। ठीक ना,
चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। चुनाव कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। वयस्क मताधिकार पर अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। और इस चुनाव में भाई साहब किसने भाग लिया था? जो रियासतें थी, रियासतें नहीं, मतलब जो ब्रिटिश प्रांत थे, उनके जो लेजिस्लेटिव थी यानी कि विधानसभाएं थी, उनके सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। उनके सदस्यों ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं भाई। यहाँ पे साइमन कमीशन की बात किया गया था। अच्छा, चुनाव की हम लोग बात कर रहे थे। चुनाव 389 सीटों पर हुआ था। 93 सीटों पर भैया क्या हुआ था? देसी रियासतें थी। 292 सीटों पर ब्रिटिश प्रांत था। 4 सीटें चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को दी गई थी। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को दी गई थी, जिनमें से 208 सीटों पर कांग्रेस ने सरकार बनाई। 73 सीटों पर कौन जीता था? लगभग 73 सीटें थी। अब जो अगर थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा आप लोग। मुझे लगभग याद है 73 सीटों पर कौन जीता था? तो मुस्लिम लीग जीती थी। तो भैया जिसके उस समय कहा ही यही गया था कैबिनेट मिशन में कि जिसकी सदस्य संख्या ज्यादा होगी संविधान सभा उसी का होगा, भाई संविधान वही बनाएगा। तो संविधान कांग्रेस सीटें किसके पास ज्यादा आई? कांग्रेस के पास। कांग्रेस संविधान सभा बनाने में व्यस्त हो गया। ठीक है ना। आगे बात करेंगे कब इसकी पहली बैठक हुई, कैसे क्या हो, इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। साइमन कमीशन आया था भैया 1928 में आया था। 1928 में साइमन कमीशन आया था। ध्यान रखना, साइमन कमीशन आया था। और साइमन कमीशन क्यों आया था ये भी ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन किसके लिए आया था भाई साहब? कोई बता सकता है? जल्दी से कमेंट करो। साइमन कमीशन कब आया था भाई साहब? सॉरी, किसके लिए आया था? तो ध्यान रखना 1919 अधिनियम, अभी मैंने आपको बताया था ना, 1919 भारत शासन अधिनियम, जैसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। इसकी समीक्षा करने जब ये लाया गया था तभी इसमें घोषणा की गई थी कि 10 साल बाद इसमें समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। लेकिन वो समिति 10 साल नहीं, भारत में इतना विरोध हो रहा था कि 10 साल नहीं 2 साल पहले इसकी समिति का गठन किया गया और जो है भारत में साइमन कमीशन आया। और साइमन कमीशन 1928 में आया और इसके विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई। ठीक ना, मतलब इससे विरोध हो रहा था। उसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसी गई और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। समझ रहे हैं? बाकी और लंबी कहानी है, फिर आगे हम बताएंगे। फिर 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 ये नेहरू रिपोर्ट के एवज में जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी उससे कुछ चीजें इसमें शामिल की गई थी 1935 के अधिनियम में। और भाई साहब ध्यान रखिएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में क्या किया गया था? भारत में संघ न्यायालय की स्थापना किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा भाई, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई थी? 1935 अधिनियम के तहत की गई थी। और 1935 अधिनियम से एक तरीके से भारत का ऐतिहासिक संविधान था, उससे 200 प्लस लगभग संविधान के मतलब जो भाग मतलब उससे पार्ट लिए गए। यहाँ पे 235 अनुच्छेद लगभग 200 अनुच्छेद भारत के संविधान में जोड़े गए। किससे? 1935 के अधिनियम के द्वारा। क्रिप्स मिशन की बात करें भाई तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और क्रिप्स मिशन की एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार कब किया गया था? क्रिप्स मिशन में स्वीकार किया गया था। संविधान सभा की मांग स्वीकार कब की गई? संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? ठीक है भाई, स्वीकार किया गया था। किसमें किया गया था? क्रिप्स मिशन में स्वीकार किया गया, दिया नहीं गया था। दिया तो कैबिनेट मिशन के तहत किया था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। ठीक है, बहुत शानदार। प्रश्न नंबर 4 अभी तो भैया 3 प्रश्न हुए हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। गजब भाई साहब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। एक बार शानदार तरीके से आप लोग सेशन को शेयर करेंगे भाई साहब, जिंदाबाद तरीके से। चलिए भाई, तो बताइए कि यहाँ पे 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? अब यहाँ पे समझ लेते हैं विशेषताएं। हो सकता है कुछ 2-1 बातें मुझसे नहीं मिल जाए जो मैंने नहीं बताई थी। तो भैया देखो क्या कह रहा है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। क्या भाई साहब ये इसकी विशेषता है? मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदाय निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई। क्या इसका नया प्रावधान ये है? केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। मतलब केंद्र द्वारा प्रांतों की जो विधायिका है उसमें शक्ति का हस्तांतरण किया गया। क्या ये इसकी खासियत है? तो नीचे कूट दिए गए हैं, इनको भाई साहब कूट दीजिए आप लोग कि पहला कूट सही है कि दूसरा और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, 1, 2 या 3 सही है। कौन से सही? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई, फटाफट, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से। एक बार भाई साहब खींच करके आप लोग सेशन को शेयर करेंगे और इसका सही जवाब आप लोग दीजिए भैया सब क्या हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे प्यारे भाई। बताइए भाई साहब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत शानदार साथी। तो इसका सही उत्तर भैया क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे। 1 और 3। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3।
केवल आपका इसमें यह सही है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार द्वारा द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। द्वैत शासन का मतलब बच्चों क्या होता है, प्रांतों में। ये बात प्रांतों का बोले तो जैसे वर्तमान में राज्य सरकार है ना, यहाँ पे दो, एक तो भैया क्या बनाया गया, ध्यान रखिए कि एक विधानसभा बनाई गई, विधानसभा बनाई गई, और एक भैया क्या बनाया गया, विधान परिषद बनाया गया। क्या बनाया गया, विधान परिषद बनाया गया, ठीक ना। ये होता है द्वैत शासन, इसे क्या कहते हैं भैया, द्वैत शासन की व्यवस्था कहते हैं। अच्छा, दूसरा तीसरे भैया यहाँ के केंद्र सरकार द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति में हस्तांतरण। केंद्र सरकार द्वारा जो यहाँ पे इनके ऊपर कौन बैठा हुआ भैया, इनके ऊपर बैठा हुआ है केंद्र। यहाँ पे थी केंद्र सरकार, यहाँ पे कौन थी, केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार का सीधा हस्तांतरण कहाँ पे हो रहा था, विधायिका में हो रहा था। इसका हस्तांतरण कहाँ पे हो रहा था, विधायिका में इसका हस्तांतरण हो रहा था, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न समझते हैं क्या कह रहा है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहा जाता है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है, यहाँ बताइए। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, मतलब सदस्यों को आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किस प्रकार से चुना गया था, इसके बारे में भी पीछे दो क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। दो क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हो, तो शानदार तरीके से इसका आप लोग जवाब दे सकते हैं भाई, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। चलिए आगे बढ़ते भैया, अगला प्रश्न देखते हैं, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे। चलिए भाई साहब, अब मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे फटाफट मैं आपसे करूंगा भाई। 1946 जब संविधान सभा, ठीक ना, जब चुनाव हो गया, अब संविधान सभा बनाने का बात शुरू हो गई है, तो भाई साहब पहली बैठक कब होती है, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक ना, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी भाई साहब, ये देखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ना भैया, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन क्या क्या कार्य हुए थे, ध्यान रखिएगा। इसमें पहला काम हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा साहब को क्या किया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और ध्यान रखिएगा, इसमें देशी रियासत शामिल नहीं हुई थी, देशी रियासत के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, तो उनके लिए क्या किया गया, रियासत उप समिति बनाई गई, और उस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सरदार पटेल साहब बनाए गए। और सरदार पटेल साहब ने बहुत मेहनत की थी देशी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए, इसलिए उनको एकता का प्रतीक कहते हैं सरदार पटेल जी को, ठीक। दूसरी बात भैया यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहली बैठक में मुस्लिम लीग भी शामिल नहीं हुई थी, ठीक ना, मुस्लिम लीग भी नहीं शामिल हुई थी, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया था, विघटित कर दिया गया। दूसरी बैठक होती है कब, दूसरी बैठक ध्यान रखिए भैया कब होती है, दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद। दूसरी बैठक कब होती है, पहली बैठक ये हो गई, दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर, ध्यान रखिए 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को होती है भैया, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। और इस दिन क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है भाई, अध्यक्ष बनाया गया, एक सेकेंड, अध्यक्ष बनाया गया भाई, ठीक ना, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया भाई, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिएगा भाई, इसमें क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद भैया तीसरी बैठक कब होती है, ध्यान रखिएगा, तीसरी बैठक, इसकी तीसरी बैठक फिर 2 दिन बाद होगी, 13 दिसंबर को होगी भैया, 13 दिसंबर 1946 को होगी, 13 दिसंबर 1946 को होगी। और ध्यान रखिएगा, इस दिन क्या कार्य होता है, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं।
जो बाद में जाकर के भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका बनती है, इसी को स्वीकार किया जाता है। तो ये 3 दिन संविधान सभा की पहली बैठक में आप लोग पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक हुई थी। कुल कितनी बैठकें हुई थी भाई साहब? तो संविधान लागू होने से पहले तक, संविधान बनने तक में कुल 11 बैठकें हुई थी और 12वीं बैठक में संविधान को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। इसी को क्या कहते हैं? सत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कितने सत्र हुए थे? तो 12 सत्र कुल हुए थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंतरिम सरकार में कार्यपालिका, अंतरिम सरकार में जो कार्यपालिका थी ना भाई, ठीक है ना, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ये आपसे पूछ रहा है इसका प्रश्न। कार्यपालिका के उपसभापति कौन बनाए गए थे? तो ध्यान रखिए भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू साहब बनाए गए थे। ठीक है भाई, कौन बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कार्य संचालन समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक ना, संविधान सभा संचालन समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ये आप लोग अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। ठीक है बच्चे, बहुत शानदार भाई साहब, बहुत बेहतरीन, शानदार तरीके से चीजें आप लोग याद रखिएगा इनको। ठीक है, एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर देंगे भाई, अच्छे से एक बार सेशन को क्या करेंगे? शेयर कर देंगे, बहुत ही शानदार तरीके से भाई साहब। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है भैया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, चलिए बहुत शानदार साथी भाई। अगर यहाँ पे बात हम लोग करें, राधा कृष्णन साहब तो कुछ थे नहीं, ठीक ना, राधा कृष्णन जी कुछ थे नहीं, सी राजगोपालाचारी को भी कोई जो है इसमें दिया नहीं गया था। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बच्चे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक ना, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संघ की कार्य संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, संचालन समिति के, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा किसके थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चे देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष थे। देसी रियासत, ठीक है ना, देसी रियासत, रियासत समझौता, देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष, समझौता समिति, ठीक ना, समझौता समिति के क्या थे भैया? ये अध्यक्ष थे। तो ये आप लोग चीजें याद रखेंगे भाई। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न देखते हैं भैया क्या कह रहा है। बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारा मैटर है, आप परेशान न होइए, जितना होगा मैराथन क्लास चलेगी, आप परेशान इसके लिए ना हो बिल्कुल। ठीक है, चलिए कह रहा संविधान सभा में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष, सॉरी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन है? बार बार अस्थायी अध्यक्ष क्यों आ रहा भाई? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्णन थे। आपको पता होगा एस राधाकृष्णन थे कौन थे भाई? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, दूसरी बैठक 1946 को, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर जी जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति ने ही अंतिम रूप से संविधान पर क्या किया था? निर्णय दिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक ना, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, आगे की बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न देखते हैं, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से कह रहा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे भाई, तब तक हम पानी थोड़ा सा पीते हैं। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है ना भाई, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना फटाफट। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, स्वराज पार्टी 1934 में। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात कर लें स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? इसका गठन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका गठन किया था पी.टी. नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एवं
CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक ना, चित्तरंजन दास, एक सेकेंड, चित्तरंजन दास ने किया था। पीटी नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, शानदार जी। देख लीजिए इसमें बैकग्राउंड, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चे। बाकी इसमें अभी और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस के गठन की अगर हम लोग बात कर लें तो आप लोग ध्यान रखिएगा 28 दिसंबर, इसका गठन 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। बम्बई में इसकी स्थापना की गई, बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे, वो संस्थापक जो थे वो कौन बनाए गए थे? संस्थापक कौन थे? ए ह्यूम साहब थे। पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी भैया ध्यान रखिएगा 1906 में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना भाई। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? ढाका में स्थापना हुई थी, ढाका में, ठीक ना। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा भैया? शानदार तरीके से आप लोग देखिएगा। भारतीय संविधान को बनाने हैं संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा को बनाने हैं संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, 12 अधिवेशन। संविधान सभा बनाने में होना, जबकि यहाँ बनाने में 11 होना चाहिए, लेकिन संविधान लागू होने तक की बात करते हैं इसने 12, क्योंकि 11 है नहीं विकल्प में। और यह प्रश्न पूछा भी गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने प्रश्न ऐसे ही ले लिया अपने हाथ से, भैया ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूँ यूपी PCS मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। यूपी PCS मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भैया इसमें कुल 11 कितने अधिवेशन हुए थे? कुल अधिवेशन हुए थे 12, ठीक ना। कुल अधिवेशन कितने हुए थे? अधिवेशन या सत्र कह सकते हो, ठीक ना। कुल अधिवेशन या सत्र कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अधिवेशन या सत्र कह दो, अधिवेशन या सत्र कह दो। कितने हुए थे? 12। 11वां जो अधिवेशन हुआ था भैया ध्यान रखिएगा, 11वां अधिवेशन, 11वें अधिवेशन में, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, 11वें अधिवेशन संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक ना। 11वें अधिवेशन में, 12वें अधिवेशन में, 12वें अधिवेशन। और ध्यान रखना 12वां अधिवेशन कब हुआ था? ध्यान रखिए 12वां अधिवेशन कब हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 12वां अधिवेशन तो ध्यान रखिए कि 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, और इसी दिन अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ। अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुए। इसी में अंतिम रूप से क्या किए गए भाई? संविधान सभा में अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें अंतिम रूप से क्या किया गया? संविधान में हस्ताक्षर किया गया, ठीक है भाई, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान बनने में कुल समय लगा कितना? ध्यान रखिएगा कुल समय की अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल बच्चों मुझे पता है, सभी को पता होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। मुझे पता, आप सभी को पता होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था। और इस बीच में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे, ध्यान रखना। इस बीच में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन में, ठीक ना, 11 अधिवेशन में, 11 अधिवेशन में बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। इस बीच में 11 अधिवेशन हुए थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। 284 सदस्यों ने किसने सदस्यों ने अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, 15 महिलाएं थी, ठीक है ना भाई। इसमें ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। और अंतिम दिन कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था? 8 महिलाओं ने। अंतिम दिन भैया 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। अंतिम दिन 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया, 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था, ठीक ना, हस्ताक्षर किया, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अंतिम दिन कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था? 8 महिलाओं ने इसमें हस्ताक्षर किया था, ठीक ना। तो ये संविधान सभा के बारे में कुछ बातें हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जिनमें से श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, दुर्गाबाई थी, ठीक ना, दुर्गाबाई थी, हंसा मेहता, ये प्रमुख इसकी नेत्री थी, ये नेताएँ थी, मतलब नेत्री थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद तरीके से, ठीक है। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? बहुत ही शानदार मेरे प्यारे भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, ये आपको बताना है।
निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर थे, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ठीक ना। अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे। कौन थे भाई साहब? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद बच्चे। तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू साहब थे। अगर संघ की बात आ जाए, संघ समिति या संघ संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पे आप लोग लगाएंगे जवाहरलाल नेहरू। बी आर अम्बेडकर, जो आप ध्यान रखें, बी आर अम्बेडकर साहब जो थे ना बच्चे, बी आर अम्बेडकर साहब जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर हम लोग जेपी कृपलानी की बात करें भैया, तो जेपी कृपलानी साहब जो थे वो मूल अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? मूल अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष थे, ठीक ना। मूल अधिकार समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक ना। उप समिति के बच्चे, ठीक ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख लीजिएगा उप समिति, ठीक ना, उप समिति। और जबकि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन थे भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल बच्चों मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पे भी लिख लीजिएगा मूल अधिकार, ठीक ना, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चे? इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखना। और बच्चे ध्यान रखना, सब जो क्या नाम है, सरदार पटेल जी थे, ये प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इनको ये दिया गया था काम कि भैया आपको प्रांतों को मिलाना है, यानी देशी रियासतों को मिलाना है, ठीक ना। और जितने भी देशी रियासतें, 92 देशी रियासतें थी, वो शामिल नहीं हो रही, तो उनको शामिल करना इनका दायित्व दिया गया था। और इस दायित्व पर ये खरे भी उतरे थे, इसलिए इनको एकता का प्रतीक कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, इनमें से कोई नहीं। देखो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। संविधान कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, ये आपको बताना है मेरे प्यारे भाई, ठीक ना। कब तैयार हुआ था, ये आप सभी को शानदार तरीके से आपको बताना। भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो पूर्ण रूप से तैयार होने की बात कर रहा है तो बिल्कुल भाई 26 नवंबर 1949 हो जाएगा बच्चों। 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था? पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया, ठीक ना। इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से लागू। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था 24 जनवरी, ध्यान रखिए बच्चों, 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन हुआ। कौन सा? 12वां अधिवेशन हुआ, ठीक ना। कौन सा अधिवेशन हुआ? 12वां अधिवेशन हुआ। ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन हुआ। इस दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया, ठीक है ना। और संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा कर दी गई। साथ ही साथ बच्चों ध्यान रखिएगा इस दिन क्या किया गया? इस दिन जो संविधान सभा थी ना, संविधान सभा को भंग कर दिया गया। संविधान सभा को भंग किया गया। इसे क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया, भंग कर दिया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, संविधान सभा को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। और इसी दिन बच्चों जो संविधान सभा थी उसे आंतरिक संसद के रूप में घोषित कर दिया गया। आंतरिक संसद के रूप में घोषित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा संविधान सभा को आंतरिक संसद के रूप में घोषित कर दिया गया। इसे आंतरिक संसद के रूप में क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ ध्यान रखना भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, ठीक ना। सर्वसम्मत से क्या कर दिया गया? इन्हें भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो 24 जनवरी 1950 को जो 12वां अधिवेशन हुआ था उससे प्रमुख बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। इस दिन पूर्ण रूप से तैयार हुआ था भैया। और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया। और इस दिन से गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं
शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से क्या कह रहा बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बस आंसर आपका रखा हुआ पहला ही 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, ठीक ना। भारत को क्या किया गया, भारत को आजाद हुआ, ध्यान रखिए भारत आजाद हुआ, ठीक ना। अर्थात भारत के दो गणराज्य बने, एक पाकिस्तान और एक भारत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 26 दिसंबर, इससे कोई मतलब नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। अगला प्रश्न भैया क्या कह रहा है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। अभी मैंने कुछ संविधान समिति के अध्यक्ष बताए थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल, कौन कौन से भैया, इसको ध्यान रखिएगा आपको, ठीक ना। तो भैया देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, क्या थे भैया, सॉरी प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सॉरी ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बच्चे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। ये क्या थे भैया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम लोग बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भैया संघ समिति के अध्यक्ष थे, संघ समिति के क्या थे, संघ समिति के अध्यक्ष थे, आप लोग ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष थे, संघ समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें भैया तो ये संचालक समिति के अध्यक्ष थे, इसके संचालन समिति के अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष, संचालन समिति। और अगर हम लोग बात करें झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद सरदार पटेल की बात करें तो भैया सरदार पटेल को प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, किसका, प्रांतीय समिति का, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक ना, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान रखना भैया, तो भाई साहब ये मूल अधिकार समिति के भी क्या थे, अध्यक्ष थे भाई, सरदार पटेल जी तो थे मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे। मूल अधिकार, ध्यान रखिएगा भैया, मूल अधिकार, ठीक है भैया, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे कौन, सरदार पटेल साहब, ठीक है। तो ये थे भैया, इनको ध्यान रखिएगा आप लोग, शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। हम लोग आगे बढ़ते भैया, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। पंडित जवाहरलाल संघ समिति के अध्यक्ष थे एवं संघ शक्ति समिति के भी क्या थे, अध्यक्ष थे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न से चलिए, एक सेकंड मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर मैंने आपको बताया, संविधान प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भैया, क्या कह रहा है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। किस वर्ष भारत के जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से। सभी साथी प्रश्न को शेयर करें बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, सभी साथियों को भाई बिल्कुल जय हिंद। शानदार तरीके से आपके अपने परिवार में स्वागत भाई, शानदार तरीके से सभी साथियों को स्वागत है। बस भैया आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, बेहतरीन तरीके से आपकी रेगुलर क्लासें होती रहेंगी। जूनियर असिस्टेंट और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की क्लास चल रही है भाई साहब, जबरदस्त क्लास चल रही है, ठीक है बच्चे। तो जब भी जल्दी से सभी बच्चे सेशन को शेयर करेंगे और इसे जो है कि क्या करेंगे भाई, लाइक और शेयर करेंगे भाई, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा आप लोग। चलिए बहुत ही शानदार भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 19, हाँ बिल्कुल पहले भाई, तो ध्यान रखिएगा 1950 को, ठीक है ना। तो किस वर्ष जनगण मन को अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा 24 जनवरी को, जब 1950 को 24 जनवरी 1950 को जब 12वीं बैठक हुई थी ना, उस दिन एक काम और किया गया था, जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में भी अपनाया गया था, ठीक है ना, राष्ट्रगान के रूप में भी अपनाया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 1951 में पहले आम चुनाव हुए थे। 1900 अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 49 की, तो 1959 पे क्या कह रहा भाई साहब। अब यहाँ से हम लोग बात करने वाले मेरे प्यारे भाई उद्देशिका के बारे में। अभी तक हम लोगों ने संविधान के विकास के बारे में बात किया है, अब हम लोग यहाँ से उद्देशिका के बारे में बात करने वाले हैं। संविधान की उद्देशिका के बारे में हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, संविधान की उद्देशिका। ध्यान रखना भाई, अगर सबसे पहले बात की जाए उद्देशिका का प्रस्ताव कौन लेके आया था, इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम पेश किसने किया था, ठीक ना भाई, यही तो है ना, सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया, इसको ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था संविधान सभा में, समझ रहे हैं, ये पहली चीज। दूसरी बात भाई साहब, उद्देशिका का जो विचार है कहां से लिया गया है,
इसका विचार कहां से लिया गया? विचार लिया गया है, कहां से लिया गया है? इसका विचार कहां से लिया गया? संविधान सभा में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? जल्दी से आप लोग फटाफट कर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा भाई, उद्देशिका का जो विचार है ना वो यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, यूएसए से। अगर भैया इसके हम लोग बात करें उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई है, उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई है, तो ध्यान रखिए उद्देशिका की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, उद्देशिका की जो भाषा है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये आप लोग चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार। अभी मैं आपको उद्देशिका भी दिखाने वाला हूं मेरे प्यारे भाइयों, मैं अभी आपको उद्देशिका भी दिखाने वाला हूं कि उद्देशिका में क्या क्या चीजें दे रखी है, ये आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, ठीक है ना, बहुत शानदार। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान रखना, 1973 में एक केस हुआ था, केशवानंद भारती। 1973 केशवानंद भारती मामले से, ठीक ना, केशवानंद भारती मामले से उद्देशिका में संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं, अर्थात मूल सिद्धांत में परिवर्तन किए बिना, मूल सिद्धांत, ठीक ना, यह मूल ढांचा, ठीक ना, मूल ढांचा में परिवर्तन किए बिना, आप लोग मतलब उद्देशिक संसद जो है उद्देशिका में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से भाई, ठीक है। सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट फैक्ट यही था भैया कि कहां से लिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उद्देशिका का प्रस्ताव कहां से लिया गया है, तो विचार कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। भाषा, संविधान में उद्देशिका है उसकी भाषा को कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। 1973 में केशवानंद भारती मामले में उद्देशिका में संशोधन कर सकते हैं, मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना, ये भी कहा गया है, समझ रहे हैं। और सर्वप्रथम इसको प्रस्तुत किसने किया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भी चीजें हम लोग बात करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। उद्देशिका जो होती ना, उद्देशिका के बारे में अगर हम लोग बात करें भाई, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के बारे में जानने की कुंजी है, समझ रहे हैं भाई। चलिए, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा माइक में दिक्कत थी, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो बच्चे, ये हमारी उद्देशिका है, अच्छे से उद्देशिका पढ़िएगा आप लोग ध्यान से, बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले तो आप लोग उद्देशिका पढ़िएगा, और उद्देशिका से क्या क्या क्वेश्चन हमारे संविधान में बन सकते हैं, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है भाई। देखो भाई, यहाँ पे 1 सेकेंड का समय दीजिए आप लोग जरा, बस इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या कहा गया है यहाँ पे भैया, क्या कहा गया है सुनिए। संविधान की जो उद्देशिका है वो क्या कहती है? हम भारत के लोग इस शब्द से शुरू होती है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है कि वी आर पीपल। तो भैया ध्यान रखिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मित मार्गदर्शी विक्रमी संवत 1900 मिक मार्गदर्शी 1900 कुछ ऐसे था भाई, जरा एक मिनट, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत एवं
अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये संविधान सभा, ध्यान रखिएगा, जो संविधान सभा का गठन मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, वो संविधान सभा जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में खड़ी होती है तो एक साथ सभी के मुख से यही आवाज आती है कि दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत एवं आत्मार्पित अधिनियमित करते हैं। अब यहां से प्रश्न क्या क्या बनने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भैया ये है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक ना। हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। अच्छा, इसमें जो एक चीज था ना, मित मार्गदर्शी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक ना। संवत की बात करें, जो वर्ष दिया था ना संवत का, संवत वर्ष था 2006। संवत वर्ष में क्या होता है, जितना वर्ष होता है उस जो भी वर्तमान में ईयर चल रहा होता है उसमें 57 वर्ष आप लोग ऐड कर दीजिएगा, 57 वर्ष ऐड कर दीजिएगा, उसमें क्या हो जाएगा आपका मिक मार्गदर्शी मतलब विक्रमी संवत निकल के आ जाएगा, यहाँ पे संवत वर्ष निकल आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं भैया, हम भारत के लोग, यहाँ पे जो प्रश्न बनने वाले हैं ना भैया, तो इसको प्रश्न के बारे में आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके संबंध, ये चीज हमारे समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ये तीन शब्द किसमें दे रखे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों ही शब्द आपके किसमें दे रखे हैं, उद्देशिका में दे रखे हैं। उद्देशिका संविधान के जो निर्माता हैं उनके विचारों को जानने की कुंजी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद समाज, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, यहाँ पे कहा गया है न्याय, न्याय 3 प्रकार के कहा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्वतंत्रता की, कितने प्रकार की बात की गई है, तो स्वतंत्रता भैया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आगे आप लोग पढ़ेंगे मूल अधिकारों में कि जैसे आप लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि आपको विचार, अभिव्यक्ति, कुछ भी सोचने का और विचार करने की अभिव्यक्ति है अनुच्छेद 19 के तहत, कुछ भी कहने की किसी को आपको स्वतंत्रता है, वो भी अब किस में दे रखा है, अभिव्यक्ति के विचार में दे रखा है। विश्वास, किसी पर विश्वास, किसी धर्म पर, किसी व्यक्ति पर विश्वास करने की। धर्म और उपासना, किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी धर्म की उपासना करने की भी स्वतंत्रता आपको दे रखी है। और इस चीज की स्वतंत्रता संविधान में तो बाकायदा उल्लेख किया गया है अनुच्छेदों में, लेकिन साथ साथ में हमारी उद्देशिका में भी इसका वर्णन किया गया है। कहने का मतलब जो ये उद्देशिका है ना, ये संविधान को जानने, संविधान निर्माताओं के दिमाग में क्या चल रहा था उनको जानने की एक शानदार कुंजी है भाई साहब। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें समानता की, कितने प्रकार समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर के समानता की बात की गई है, ठीक ना। तो ये भी प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता है कितने प्रकार के समानता की बात की गई, तो 2 प्रकार समानता की बात की गई है। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए, ये सब आपका किसमें दे रखा भैया, आपके जो है आपके इसमें दे रखा है, ठीक ना, उद्देशिका में दे रखा है। आइए बच्चे हम लोग अब चलते हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके के जो प्रश्न बनते हैं, हम लोग वहाँ पे चलते हैं। इसके उद्देशिका के बाद संघ पढ़ेंगे, संघ के बाद हम लोग पढ़ेंगे किस पे, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। हम लोग बात करते हैं शानदार तरीके से प्रश्न नंबर 17, और जो कि ये प्रश्न संबंधित होंगे भैया किससे, उद्देशिका से संबंधित। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर भाई, बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, क्या इसका मतलब ये होता है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, क्या इसका मतलब ये होता है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, क्या इसका मतलब ये होता है। भारत राज्यों का संघ है, क्या इसका मतलब ये होता है। भैया यहाँ पे आपसे पूछा गया है गणतंत्र है, भारत गणतंत्र है, इसका मतलब क्या होता है। भारत गणतंत्र, गणतंत्र, गण का मतलब होता है लोग और तंत्र लोगों का तंत्र, जहां पर लोगों का तंत्र हो उसे क्या कहते हैं भैया, गणतंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए भैया इसका मतलब क्या हो जाएगा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे अपने अपने दोस्तों में भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार। तो भैया इसका हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, विकल्प नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर सी इसका सही, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत शासन जो होता है ना वो राजाओं का राजा शासन होता है,
लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरा वंशज बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे गणतंत्र है, मत होंगे, चुनाव होगा, उसके बाद भी क्या होगा भाई, यहाँ पे नए शासक की नियुक्ति होगी। आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो भारत की उद्देशिका में नहीं है? आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है भारत की उद्देशिका, ठीक है ना। क्या उसमें समाजवादी शब्द नहीं है? क्या उसमें पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं है? क्या उसमें प्रभु संपन्नता नहीं है? क्या भैया उसमें लोक कल्याण नहीं है? तो मेरे प्यारे साथी, उसमें विकल्प नंबर डी, लोक कल्याण, ये शब्द नहीं है। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि भारत के पास कोई भी फैसले लेने का स्वयं उसके पास अधिकार होना चाहिए। कोई भी फैसले, चाहे विदेशों से हो, किसी से हो, फैसले लेने के लिए भारत के पास स्वयं उसके पास क्या है, स्वेच्छा है, अधिकार है। उसी को भैया क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? उदाहरण के लिए समझिएगा, जैसे हम ये मान लेते हैं कि भाई जैसे एक राज्य है, कोई एक राज्य है, मान लीजिए वो है यूपी। यूपी को ही मान लेते हैं हम लोग। यूपी में भी क्या है, यूपी भी राज्य है और इसके पास भी शासन है, इसके पास भी क्षेत्र है, इसके पास भी जनसंख्या है, इसके पास भी एक शासक है। लेकिन भैया यहाँ पे इस राज्य में जो शासक है ना, अर्थात जो इसका शासक होता है, सीएम होता है, सीएम के पास अधिकार नहीं है कि वो विदेशों से क्या करे, कोई भी समझौता कर सके। अगर उसको समझौता करना है तो केंद्र सरकार से उससे क्या करना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी। अर्थात जो सीएम वगैरह होता है, इसके पास संप्रभुता नहीं होती है। जो भारत का पीएम या भारत का शासक होता है, वो विदेशों के साथ में कोई भी समझौता कर सकता है क्योंकि उसके पास संप्रभुता होती है। समझ रहे हैं बात कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, बहुत शानदार भाई, बहुत बेहतरीन। जैसे आपने एक सुना होगा वो किंग कॉन्ग किंग का जो देश है उत्तर कोरिया, समझ रहे हैं, उत्तर कोरिया, वो भाई साहब बड़ा खतरनाक आदमी है। उसके यहाँ ऐसा कोई भी, वो जो चाहे किसी से फैसला ले सकता है, लेकिन उसके यहाँ कोई भी किसी से फैसला नहीं ले सकता है, उसके पास संप्रभुता नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं भाई, 19 नंबर। अच्छा, थोड़ा अगर इधर उधर हो गया उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन की संख्या, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका संविधान का भाग है, ये किस वाद में न्यायालय ने घोषणा की है? ऑप्शन है आपका यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली मामले में, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी में, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट मामले में, या मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले में? किस मामले में उद्देशिका को जो है संविधान का क्या घोषित किया गया है, संविधान का भाग घोषित किया गया है? जल्दी से आप लोग बताएंगे, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से भाई। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे भाई, ठीक है ना। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, बिल्कुल भाई साहब, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताइएगा आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। बम्बई नहीं है, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया, सॉरी यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया कि जो संविधान है वो जो है संविधान, उद्देशिका संविधान का भाग है, ठीक है भाई। और केशवानंद भारती मामले में कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए। तो इसीलिए कहा जाता है कि किस मामले में मूल ढांचे का प्रावधान दिया गया था, न्यायालय ने किसमें ये बात कही थी, तो केशवानंद भारती मामला 1973 के मामले में, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। अगला प्रश्न कह रहा है, देखो 15, अच्छा वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया था, मैंने क्रम पे यहाँ पे लगाया है प्रश्नों को ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। 4 शब्द दिए गए हैं, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। इन शब्दों को क्या करना है, सही शब्दों को विचारानुक्रम दीजिए। सभी शब्दों, जो शब्द लिए हुए हैं, इनको विचारानुक्रम, किस विचार में ये रखे गए, इनका क्रम आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले प्रजातांत्रिक रखा गया है, क्या रखा गया, सार्वभौमिक, किस हिसाब से रखे गए हैं, इसके लिए भैया नीचे क्या दे रखे हैं, कूट दे रखे हैं। इन कूट के आधार पे इसको आपको ज्ञात करना है भाई, ठीक है भाई। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है। तो बढ़िया सा प्रश्न है, थोड़ा सा यूपी पुलिस लेवल के, थोड़ा सा एसआई लेवल के, थोड़ा सा जूनियर असिस्टेंट लेवल के, शानदार लेवल के पेपर है, प्रश्न है, मजा आएगा आप सभी को। समझ रहे हैं भाई कि नहीं? तो भैया देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। अगर साथी हम लोग यहाँ पे बात करें भाई ना,
हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सार्वभौमिक और उसके बाद समाजवाद है। सार्वभौमिक फिर समाजवाद, सार्वभौमिक फिर समाजवाद, फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और फिर उसके भैया क्या है प्रजातांत्रिक, फिर उसके बाद क्या है प्रजातांत्रिक। अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वापस आकर के जो अपनी क्या है उद्देशिका यहाँ पे दे रखी होगी। ठीक है भाई, उद्देशिका दे रखी है यहाँ पे देख लो, ठीक ना, यहाँ पे उद्देशिका कहीं दे रखी हो, मतलब उद्देशिका दे रखी, इसको देख लीजिए। सबसे पहले भैया क्या है समाजवाद, सबसे पहले क्या है समाजवाद है, और उसके बाद क्या है भैया समाजवाद के बाद पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। सामाजिक आर्थिक ये तो क्या दे रखी है न्याय की बात दे रखी है, ठीक ना, ये तो क्या दे रखा है न्याय की बात दे रखा है। ठीक है, ये आपने न्याय की बात दे रखा है। चलिए यहाँ पे देखिएगा भाई प्रश्न, तो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आगे। हाँ ये तो इसका सही विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा भाई, ठीक ना। 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, सार्वभौमिक, समाजवाद, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, ये विकल्प नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। शानदार तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इसका क्रम है भाई। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हमने वो प्रश्न उठाए जो बार बार एग्जाम में मिले हैं, बार बार प्रैक्टिस सेटों में मिले हैं, उनको उठाया भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया। अच्छा यहाँ से संघ के बारे में थोड़ी सी बात आ गई है, इसमें भी आप लोग बताएंगे भाई साहब, ठीक ना। संघ के बारे में बात यहाँ से आ गई, किसके बारे में दिया गया है, नया राज्य बनाने का प्रावधान किस में दिया गया है, ये आपसे बताएगा। अनुच्छेद 1 में दिया गया है, 2 में दिया गया है, 3 में दिया गया है या फिर 4 में दिया गया है। तो शानदार तरीके से आप लोग भाई बताते हुए आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर भाई, ठीक ना। चलिए बहुत शानदार भाई, बहुत बेहतरीन। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर करेंगे बेहतरीन तरीके से भाई, ठीक है। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं आगे की ओर, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार साथी। देखो भैया अगर यहाँ पे अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, भारत राज्यों का संघ है। क्या कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ये आपसे कहा गया है, ठीक है ना। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कह रहा है कि भारत राज्यों का भैया क्या है संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है, ये कहा गया आपसे, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगर अनुच्छेद 2 की बात करें भैया तो संसद को संघ में नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना की बात कहता है। देखो यहाँ पे कह रहा है संसद को नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश की बात करता है। संसद को नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश करने की बात कहता है अनुच्छेद 2, ठीक है ना। और अनुच्छेद 3 भैया सही हो जाएगा इसमें कि ये क्या कहता है कि ये संसद को कहता है कि नया राज्य बना सकते हो, ये अधिकार दिया गया अनुच्छेद किसमें 3 में, ये किया किसमें किया गया है, अनुच्छेद 3 में प्रावधान किया गया है कि नया राज्य, ठीक ना। संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन और किसी वर्तमान राज्य क्षेत्र की सीमा में आदि में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया भैया, साधारण बहुमत से, ठीक ना। संसद साधारण बहुमत से, इसको पूरा लिख देते हैं, संसद साधारण बहुमत से, संसद साधारण बहुमत से, ठीक ना, साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण, ठीक ना, नए राज्य का निर्माण व सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ठीक ना, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया कार्य संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा, संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपका अनुच्छेद 4 कहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका सही विकल्प कौन हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। 2 और 3 बहुत कंफ्यूज करते हैं भाई साहब, ये लिख के रख लो आपके पेपर में, यहीं पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। 2 में कहा गया संसद को नए राज्यों की स्थापना, और दूसरे में क्या कहा, नए राज्यों का निर्माण, सीधी बात लिखो, नए राज्यों का निर्माण या बनाना, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना, यह 3 में कहा गया है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथी, अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, 20 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान की नहीं है भाई।
ठीक है ना। भारतीय संविधान कैसा संविधान है? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। सबसे बड़ा लिखित संविधान भी किसका है? भारत का है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। तो जल्दी से, और दूसरी बात, भारत का जो संविधान है वो बड़ा लचीला टाइप का है, बड़ा लचीला टाइप का संविधान है भारत का, समझ रहे हैं। इसलिए इसमें संविधान संशोधन भी हो जाते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें एक विशेष बहुमत से जब होता है संविधान संशोधन तो उसमें थोड़ा सा कठिनाई आती है, क्योंकि वहाँ पे उपस्थित कुल सदस्य संख्या एवं उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए, और तथा अधिकांश राज्यों का वहाँ पे क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, अधिकांश राज्यों का समर्थन। तो ये विशेष बहुमत का एक प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा जो थोड़ा सा अन्य प्रक्रियाओं से थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया होती है, समझ रहे हैं। चलिए, तो भाई बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया, कौन सी विशेषता संविधान? संघात्मक सरकार, बिल्कुल है भाई। अध्यात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। जल्दी से आप लोग बताएंगे इसमें से क्या हो जाएगा इसका उत्तर, कौन सा इसमें सही होगा भैया? देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अध्यात्मक सरकार, अध्यात्मक सरकार। ये हमारे यहाँ की विशेषता नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक ना। ये हमारे यहाँ की विशेषता नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन भाई, ठीक ना। अध्यात्मक सरकार विशेषता नहीं है, हमारे यहाँ संसदीय सरकार है। हमारे यहाँ संसद हैं, आपको पता है संसद के 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और दूसरा होता है भाई, तीसरा होता है राष्ट्रपति। ये तीनों मिल करके संसद का निर्माण करते हैं, और जब इन तीनों से ही कोई प्रस्ताव गुजरता है तभी जा करके वो क्या बनता है? कानून बनता है, या वो विधि बनती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल भाई। हमारे यहाँ देखिएगा, ये गोला आप लोग याद रखिएगा, रीजनिंग में आप लोगों ने बहुत सारे गोले पढ़े होंगे, इसको भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। ये गोले पे मैं पूरा आपको समाप्त करता हूँ, पूरी जो कि जब संसद वगैरह आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैं पूरा इन्हीं तीनों गोले पे पूरा संसद समाप्त करूँगा। देखना आप लोग क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझना यहाँ पे। इसका मतलब बच्चों क्या है? ये आपका तीनों मिला करके, मतलब यहाँ पे क्या है? ये आपकी है कार्यपालिका, ठीक ना। ये क्या है भाई? ये कार्यपालिका है, ध्यान रखिएगा, ये कार्यपालिका है। और ये क्या है? विधायिका है। ये बच्चों क्या है? विधायिका, ठीक ना। ये कार्यपालिका है और ये क्या है? विधायिका है। और बच्चों ये क्या है? न्यायपालिका। ये क्या है? न्यायपालिका, ठीक ना भाई, ये क्या है? न्यायपालिका। तो भैया ये बताओ, क्या इन दोनों गोले का संबंध इस गोले से है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब न्यायपालिका क्या है? कार्यपालिका और विधायिका से क्या है? स्वतंत्र है। इससे क्या है? स्वतंत्र है। कार्यपालिका बोले तो भैया ध्यान रखिएगा, अच्छा ये सब हम आगे बताएंगे, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, कार्यपालिका बच्चे वो होते हैं जो मंत्रिपरिषद बनते हैं, ठीक ना। कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के जो 15% यहाँ पे बनते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं? कार्यपालिका में बैठते हैं। और जो शेष सदस्य होते हैं लोकसभा के, वो इस विधायिका में बैठते हैं, ठीक है ना, वो इस विधायिका में बैठते हैं। और बच्चों ये क्या होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र है भाई, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, ये बात समझ में आ गई आप सभी को, ठीक ना। ये संघात्मक सरकार, बिल्कुल भाई, भारत में संघात्मक सरकार है, संघ की सरकार है। राज्य उसमें क्या है? राज्यों का क्या, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ये आपके अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है, ठीक ना। ये क्या है भाई? ये क्या कह रहा है कि संविधान का जो अनुच्छेद 1 है ना, संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, संविधान का अनुच्छेद 1, ठीक ना, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का भैया क्या है? संघ है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये समझ लीजिए, भारत राज्यों का क्या है? ये भैया राज्य हैं। ये सभी क्या है? ये सभी भैया भारत के क्या है? राज्य हैं, ठीक ना। ये सभी भारत के क्या है? राज्य हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसको ध्यान से समझिएगा। ये राज्य हो गए, तो हम इनकी बात करेंगे, भैया क्या है? राज्य हैं, ठीक है ना। और ये क्या है? ये संघ राज्य है। ये मतलब ये संघ कह सकते हो, संघ बोले तो केंद्र। ये क्या है? केंद्र, ठीक है ना भाई। तो ये जितने भी राज्य हैं सब केंद्र से घिरे हुए हैं, सब किस क्या है? केंद्र से घिरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि राज्य सभी किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है, संघ के अधीन है भाई, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? एक राज्य होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तो यहाँ पे समझिएगा, राज्य के लिए महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है ना, कौन से होते हैं भैया? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण तत्व
सबसे पहले तो राज्य के लिए भैया क्या होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राज्य के लिए क्या होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक ना। राज्य के लिए, एक राज्य होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो उसके पास भूमि होनी चाहिए, अर्थात लैंड होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, उसके पास जनसंख्या होनी चाहिए भैया, उसके पास क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, अर्थात पॉपुलेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद भैया क्या होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, उसके पास जो है सरकार होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, ठीक ना, शासन करने वाला होना चाहिए, अर्थात वहाँ पे गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चौथी बात जो होती है भैया वो होती है संप्रभुता। वो क्या होती है, संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक ना, संप्रभुता होती है, सोवर्निटी, संप्रभुता को बोलते हैं सोवर्निटी, श्योरनिटी, ठीक है ना, जो भी बोलते हैं, थोड़ा सा अगर उच्चारण में गलती हो तो समझ लीजिएगा, श्योरनिटी बोलते हैं, ठीक ना। मुझे संप्रभुता होनी चाहिए कि मतलब ये अगर 4 किसी के पास हैं तो वो भैया क्या है, राज्य है, और अगर ये 4 किसी के पास नहीं है तो वो प्रांत हैं, ठीक है ना, वो क्या है, प्रांत है। लेकिन हमारे संविधान में राज्यों को क्या, जो प्रांत है उनको राज्य कहा गया है, और देश जो भारत है उसको देश कह दिया गया है, ठीक है ना, ये कहा गया है। जबकि भैया अगर आप देखें, अगर किसी एक राज्य की हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग बात कर लें यूपी के पास भैया क्या है, पहला है भूमि भी है, जनसंख्या भी है, तीसरा सरकार भी है, लेकिन भाई साहब संप्रभुता नहीं है, क्योंकि संप्रभुता ये केंद्र के पास होती है, राज्य के पास नहीं कि वो दूसरे देश से जा करके क्या कर सकता है, कोई समझौता या कोई डील कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है ना, एक राज्य नहीं कर सकता है। तो ये समझ लीजिएगा आप लोग, उसके पास संप्रभुता नहीं है। तो संप्रभुता होने के लिए, राज्य होने के लिए संप्रभुता सबसे जरूरी चीज होती है। तो इसलिए भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, संप्रभुता इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो एक बार भैया खींचकर सारे लोग शेयर कर दीजिएगा सेशन को, अगर मजा आ रहा है तो भाई, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन भाई, शानदार। और खासकर जूनियर असिस्टेंट वाले भैया एक बार शेयर कर दो सेशन को, और यूपी पुलिस वाले, री एग्जाम वाले, ठीक है भाई। चलिए, बहुत शानदार साथी, आगे की बात करते भैया। आगे की बात करने से पहले 1 सेकंड का समय देंगे आप लोग हमें, ठीक है ना, 1 सेकंड का समय देंगे भाई साहब। कहते हैं भाई साहब मुश्किल वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, मुश्किल हालात में दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, जो एक पल में आपको चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो पल भर में आपके चाहने वालों से नकाब हटा देता है, चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। बिल्कुल भैया, आप जब मुश्किल वक्त आता है ना, तो अच्छे आपका साथ छोड़ देते हैं, बहुत खास लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। उस स्थिति में वक्त ही आपका सब कुछ होता है, लेकिन ध्यान रखना, उस वक्त ही नहीं होता है। इसलिए कहते हैं भाई कि जब समय है तब दम लगा करके मेहनत करो, बाद में पछताने को ना हो। जब समय है तब दम लगा करके मेहनत करो, बाद में पछताने का कोई भी चांस ना रहे। ये आप लोग समझ लीजिएगा भाई, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। दूसरी बात ये कहते भाई, जीतने का मजा तभी आता है जब दुनिया या कायनात आपके हारने का इंतजार करती हो। जीतने का मजा तो तभी आता है मेरे दोस्त, जब पूरी कायनात आपके हारने का इंतजार कर रही हो। इस संस्थान, इस चैनल, इस परिवार को तोड़ने के लिए इस क्षेत्र के लोग हाथ पैर धो करके पड़े हुए हैं, पूरी कायनात लगी हुई है कि इसे बंद हो जाए, लेकिन मैंने भी कसम खा रखी भाई साहब, बंद नहीं होने दूंगा। बस कुछ असुविधाएं हैं भैया, उनसे मैं थोड़ा सा परेशान हूं कि उनको मैं जल्दी से दूर कर दूं, फिर एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास शुरू हो जाए। जो बीच बीच में बंद हो जाती है 1-2 दिन के लिए, वो आपकी एकदम खत्म हो जाए, शानदार तरीके से क्लास चलना शुरू हो जाए। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ 1 सेकेंड, इसके बाद हम लोग पहुंचे थे कहाँ पर भाई, 1 सेकेंड का समय दीजिए भाई, फटाफट। समझ रहे हैं ना मेरे भाई, इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, अब यहां से आपके शुरू हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई मौलिक अधिकार के प्रश्न। यहां से शुरू हो जाएंगे आपके मौलिक अधिकार के प्रश्न। शानदार तरीके से मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। संविधान के भाग 2 में क्या दे रखा है, मौलिक अधिकार दे रखा है। अच्छा, 1 सेकेंड का मुझे आप लोग क्या समय देंगे मेरे प्यारे भाई, 1 सेकेंड का आप लोग समय दे दीजिएगा। जिनको ये डाउट है कि सर जो है आपने हमें ये नहीं बताया, समझ रहे ना, जिनको ये डाउट कि सर आपने हमें ये नहीं बताया संविधान में कितने क्या हैं, समझ रहे ना, तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं आप सभी भाइयों को। देखिएगा, मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान, ठीक है भाई, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, मूल संविधान में बात करें भैया
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 8 अनुसूची, ठीक है, 8 अनुसूची और भाग की बच्चों बात करें तो कितने भाग थे? 22 भाग थे, 22 भाग थे, ठीक है ना। और 395 अनुच्छेद थे, 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। ये किसमें थे? मूल संविधान। जब मूल संविधान की अगर जब भी बात आए तो उसे ध्यान रखना 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया उसी संविधान को मूल संविधान कहते हैं भाई, ठीक ना। अगर यहीं पे बात किया जाए वर्तमान की, वर्तमान में जो ये स्थिति रह गई है ना भाई, ये स्थिति हो गई वो 12 अनुसूचियों तक पहुंच गई है, 12 अनुसूची हो गई संविधान में और लगभग 24 प्लस भैया भाग हो गए हैं, 24 प्लस भाग हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। और लगभग 470 प्लस, ठीक ना, 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, ठीक है ना, 470 प्लस क्या हो गए हैं? अनुच्छेद हो गए हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा वर्तमान में। अब तक लगभग कितने? 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं भाई। 104 नहीं, अब आप लोग कर लीजिएगा 105 भाई, वर्तमान का जो डेटा है वो 105 कर लीजिएगा, 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं अब तक, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं भाई। तो ये थोड़ा सा आपका बेसिक स्ट्रक्चर था, इसको भी समझ लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने भाग 1 पढ़ा जिसमें संघ था, भाग 2 नागरिकता में कुछ खास आता नहीं है, वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1 में भैया दे रखा है संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक ना, संघ एवं राज्य क्षेत्र। और उसके बाद ध्यान रखिएगा भाग 2 में क्या दे रखा है? भाग 2 में नागरिकता दे रखी है। भाग 3 की अगर हम लोग बात करें तो भाग 3 भैया मौलिक अधिकार दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? मौलिक अधिकार दे रखे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स को ध्यान रखना मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, भारत का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं भाई साहब, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं किसे? मौलिक अधिकार को, आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं भैया, मौलिक अधिकार। तो बच्चे मौलिक अधिकार किस में दे रखा है? भाग 3 में दे रखा है, ये दे रखा है संविधान के भाग 3 में दे रखा है। और इसमें अनुच्छेद कितने से कितने तक हैं? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद बच्चे इसमें 14 से लेकर के, समझिए सॉरी 14 से नहीं, यहाँ पे कर लो 12 से लेकर के 35 तक, ठीक ना। अनुच्छेद 12 से लेकर के बच्चे 35 तक इसमें क्या दे रखा है? वर्णन दे रखा है। 12 से 35 तक अनुच्छेद दे रखे हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं मौलिक अधिकारों को ही भैया क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है ना। मैग्ना कार्टा क्या है? तो भैया ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ने जो है, राजकुमार प्रिंस मतलब वही होता है, ठीक है ना। राजकुमार ने मतलब प्रिंस ने, यहाँ के राजा ने 1215 में एक मौलिक अधिकार पत्र जारी किया, वहाँ के लोगों के लिए एक अधिकार पत्र जारी किया, उसी को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो यहाँ पे जो भाग 3 है ना संविधान का, ये भी ध्यान रखिएगा लोगों के, भारतीय लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे क्या दे रखे हैं? अधिकार दे रखे हैं। इन अधिकारों को जानना समझना हर एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। पढ़े लिखे लोगों के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन हर एक आदमी के लिए जानना ज़रूरी होता है। केवल कंपटीशन की तैयारी करने वाले ही लोगों के लिए जानना ज़रूरी नहीं होता है, ये हर एक लोगों के लिए ज़रूरी होता है भाग 3 जानना, क्योंकि भाग 3 में लोगों के लिए क्या किया गया है? यहाँ पे अधिकार दिए गए, लोगों के लिए अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना, आम जनता के लिए अधिकार दिए गए हैं। और ध्यान रखिएगा ये भी कहा गया है कि मौलिक अधिकार का प्रहरी कौन है? मौलिक अधिकार का प्रहरी किसे बनाया गया है? तो भैया न्यायालय को बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या बनाया गया है? न्यायालय का प्रहरी, मौलिक अधिकार का प्रहरी बनाया गया है। अगर मान लीजिए कभी आपके मौलिक अधिकार जो भी यहाँ पे 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक दे रखा है, 14 से शुरुआत होती है, 14 से लेकर के 35 तक के बीच के जो भी अनुच्छेद हैं उनमें जो भी प्रावधान दिया है, अगर उनमें उनका कोई हनन करता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उसमें आप लोग केस भी कर सकते हैं। वो किस अनुच्छेद के तहत होता है ये हम आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ें जानना बहुत ही जरूरी है। मौलिक अधिकार सबसे बेहतरीन पार्ट है आपका संविधान में, समझ रहे हैं।
और एक चीज और ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकार होता है इसमें सरकार कमजोर होती है, लोग यहाँ पे क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। समझ रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे भाई सरकार के लिए जो है भाग 3 थोड़ा सा कठोर, मतलब यहाँ पे हाथ बांध देता है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए तो देखिएगा भाई यहाँ पे क्या कि बहुत अच्छे अच्छे प्रावधान अभी आगे आपको समझाने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? विकल्प नंबर 1 है भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। किसको दी गई भाई, ये आप लोग बताइएगा। ये गजब की मैराथन की क्लास है, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से आप लोग, ठीक है भाई। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, भले आप स्पीड में देखें। समझ रहे हैं? तो देखो भाई, अभी मैं जो आपको बता रहा था कि आपके संविधान मौलिक अधिकारों का जो लागू करने की शक्ति दी गई है, किसको दी गई है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को अगर देखा जाए भैया, तो यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट की बात करें तो भैया अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है, ठीक है ना। और दूसरी बात, संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसे मौलिक अधिकारों का, इसे संविधान का उपचार भी कहते हैं, संविधान का उपचार भी कहते हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, ये संविधान का उपचार करता है। अगर कहीं कोई इसमें कोई चोट वोट लग जाती है तो भैया क्या करता है, अनुच्छेद 32 के तहत उसमें उपचार कराया जा सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए आगे की फिर हम लोग बात करते रहेंगे शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो कि आप लोग देखिएगा क्या कह रहा भाई, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? आपको बताना है कौन सा मौलिक अधिकार भैया इसमें से नहीं है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा भाई साहब, ठीक ना, बहुत शानदार साथी। अच्छा, एक चीज आप लोग और जान लीजिएगा, मौलिक अधिकार के बारे में एक बात हम आप सभी को और बता दें। यहाँ पर मौलिक अधिकारों का जो संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, इनको भैया किस देश के संविधान से लिया गया है, इसका जो सूत्र है कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो स्रोत है भैया ना, इसका स्रोत कहाँ से लिया गया, तो ध्यान रखिएगा यूएसए से लिया गया है। भारत में जो मौलिक अधिकार है इसका स्रोत यूएसए से लिया गया है, जबकि सबसे पहले कहाँ लागू किए गए थे, ब्रिटेन में लागू किए गए थे। कहाँ लागू किए गए थे, ब्रिटेन में। यहाँ के जो सम्राट थे, ध्यान रखिएगा, सम्राट का नाम था जॉन, ठीक ना, सम्राट का नाम था जॉन। इन्होंने मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र जारी किया था लोगों के लिए, ठीक ना। तो भारत में जो स्रोत लिया गया है मौलिक अधिकार का, वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, धर्म का अधिकार नहीं है। तो भैया ध्यान रखिएगा, संविधान के जो भाग 3 है, संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के क्या दे रखे हैं, मौलिक अधिकार दे रखे हैं। उससे पहले 7 प्रकार के दे रखे थे, लेकिन एक हटा दिया गया, वर्तमान में 6 प्रकार के, ठीक ना। मौलिक अधिकार की हम लोग बात करें, मौलिक अधिकार, संविधान में मौलिक अधिकार कितने दे रखे हैं, ठीक ना, मौलिक अधिकार, ठीक है भाई, मौलिक अधिकार। तो भैया नंबर 1 ध्यान रखना, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है ना, समानता का अधिकार। नंबर 2 दे रखा साथी, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 की बात करें तो भैया ध्यान रखना, नंबर 3 में क्या स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 की बात करें भैया, तो यहाँ पे दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रताएं दे रखी है भैया, क्या दे रखा है, धार्मिक स्वतंत्रताएं दे रखा है, धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी है, ठीक ना, धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी है। और नंबर 5 की बात करें भैया, धर्म की स्वतंत्रता दे रखा ना आपका, धर्म की स्वतंत्रता, इसके बारे में कहा गया धर्म की स्वतंत्रता भैया, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो नंबर 5 जो है आपका, वो अल्पसंख्यक के बारे में वर्णन दे रखा है, अल्पसंख्यकों के हित से संबंधित वर्णन किया गया, ठीक ना। किसके बारे में वर्णन किया गया, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप देख लीजिएगा, हम बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बात करें 5 नंबर की, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक के हितों से संबंधित अधिकार दे रखे हैं, ठीक ना। उसके बाद नंबर 6 की बात करें तो भैया यहाँ पे ध्यान रखना,
मौलिक अधिकार या संविधान का उपचार दे रखा है भैया, क्या दे रखा है यहाँ पे, संवैधानिक उपचार दे रखा है, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, ठीक ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, संवैधानिक उपचार दे रखा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक ना। संवैधानिक उपचार का अधिकार दे रखा है, आप लोग ध्यान रखेंगे, संवैधानिक उपचार का अधिकार दे रखा है। तो ये 6 प्रकार के। 7वां था भैया, ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार। 7वां कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, जो कि अब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान का जो मूल अधिकार का जो 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया, जो कि अनुच्छेद 31 में था, इसे हटा दिया गया और हटाने के बाद इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, 300 काम में जोड़ दिया गया, ठीक है ना भाई, 300 काम में जोड़ दिया गया। तो ध्यान रखिएगा। अब आप लोग इसमें बताइए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो भैया यहाँ पे जो दे रखा संपत्ति का अधिकार, ये आपका नहीं है, ठीक है ना, ये इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार इसमें नहीं है। अब यहीं पर अगर भैया हम लोग बात करें कि इसमें कौन कौन से आपके अनुच्छेद दे रखे हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार की बात करें, सॉरी समानता के अधिकार की बात करें, तो 14 से लेकर के 18 तक अनुच्छेद भैया हम लोग बात करें 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19 से लेकर के कितने तक है, 22 तक है, 19 से 22 तक है। उसके बाद अगर अगला बात करें हम लोग तो भैया 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रखा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भाई धार्मिक स्वतंत्रता, तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 25 से लेकर के भैया कहाँ तक दे रखा है, 28 तक दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद साथ ही ध्यान बात करेंगे अल्पसंख्यक, तो ये ध्यान रखना भैया 29 व 30 में दे रखा है। उसके बाद संवैधानिक उपचार, ये अनुच्छेद 32 में दे रखा है। किस में दे रखा है, अनुच्छेद 32 में दे रखा है भैया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये दे रखे हैं आपके अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार। आगे बढ़ते हैं, इनको भी डिटेल में हम लोग पढ़ते रहेंगे आगे, ठीक है। अगला क्या कह रहा है भैया, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, केशवानंद भारतीवाद, राज नारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद या गोलकनाथवाद, किस वाद में दिया, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक ना भैया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। तो भैया अभी मैंने आप सभी को बताया था पीछे जब आपको उद्देशिका पढ़ा रहे थे, यहाँ पे विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1973 में ये मामला हुआ था, केशवानंद भारती मामला, और इसी मामले में संविधान न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने भाई साहब मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और उसी में कहा गया था कि आप संविधान को कहीं से भी चीड़ फाड़ डालो, कुछ भी संशोधन कर डालो, ध्यान रहे उसमें आप जो है मौलिक अधिकारों, मतलब आप ध्यान रखना कि मूल ढांचे पे कोई असर नहीं आना चाहिए, अन्यथा आपका कानून हम रद्द कर देंगे। ये संसद को कहा गया, और मूल अधिकार का ढांचा, मौलिक अधिकार या मूल ढांचा क्या होता है, ये भाई साहब किसी को नहीं पता है। इसलिए जब भी कोई ऐसा कोई मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अपने यहाँ से अवैध घोषित कर देती है, तो फिर वो लागू नहीं होता है, समझ रहे हैं, उस पर कोई भी कानून बनाया या काम नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हैं। बाकी संसद कोई भी संशोधन कर डाले, कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यायालय ने भी कह दिया कि कहीं भी आप संशोधन में कुछ भी कर डालिए संविधान में, लेकिन ध्यान रहे जो मूल ढांचा है, अर्थात जो उद्देशिका में कहा गया है, जो उद्देशिका में विचार दिए गए हैं, संविधान बनाने वालों का जो विचार है, उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना कि उनके विचारों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, जो उसमें विचार और स्वतंत्रताएं दे रखी हैं उसमें ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। ये गोलकनाथ मामले में कहा गया था, गोलकनाथ नहीं, केशवानंद भारती मामले में कहा गया था, माफ करिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, धर्म का अधिकार नहीं है, कौन सा नहीं है, जल्दी से आप लोग बताइएगा भाई साहब। ये तो शायद दोबारा रिपीटेड हो गया क्या फिर प्रश्न, बिल्कुल भाई ये प्रश्न रिपीटेड हो गया, कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाई, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलिए इसको जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग शानदार तरीके से, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। अरे यार ये तो रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, चलिए यहाँ से आते हैं भाई, ठीक है ना, यहाँ से पढ़ते हैं, कोई बात नहीं यहाँ से पढ़ लेते हैं हम लोग भाई, ठीक है ना। क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस
प्रेस की स्वतंत्रता का आश्वासित करता है, प्रेस को स्वतंत्रता आश्वासित करता है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 31। मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप लोग। अभी मैंने आपको बताया है कि 14 से लेकर के भैया 18 तक किसके बारे में वर्णन है? समानता के बारे में, समानता या समता के बारे में वर्णन है। इसका मतलब भैया क्या है? अनुच्छेद अगर हम लोग 14 की बात करें, अनुच्छेद 15 की बात करें, अनुच्छेद 16 की बात करें, अनुच्छेद 17 की बात करें, अनुच्छेद 18 की बात करें, इसका मतलब क्या है समझिएगा। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता कहा गया है। क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, अर्थात अगर कोई विधि बनाई गई है तो उसमें समान, सभी लोगों को समान क्या होगी? समता होगी, ठीक ना? एक सेकेंड, सक्षम नहीं, समता है, ठीक ना? विधि के समक्ष समता, मतलब समता का मतलब यह होता है समानता, ठीक ना? समानता, विधि के समक्ष समानता। अगर संविधान में कोई प्रावधान दिया गया या संसद कोई प्रावधान बनाती है तो भैया ध्यान रखिएगा सबके लिए क्या होगा? समान होगा। ये कहा गया किसमें? 14 में कहा गया। 15 में क्या कहा गया है? 5 आधार पर भेदभाव नहीं होगा कभी भी। 5 आधार दिए गए हैं, 5 आधार पर भेदभाव नहीं होगा, पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक ना? भेदभाव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 5 आधार दिए गए हैं कि इन 5 आधार पे भेदभाव कभी भी नहीं होगा। वो कौन कौन से आधार दिए गए हैं? क्या आप सभी को पता है कि वो कौन से आधार दिए गए हैं कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो बिल्कुल भाई साहब हम आपको बताते हैं ना कि वो कौन कौन से जो है अधिकार दिए गए हैं, 5 आधार कौन कौन से दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा भैया, जन्म के आधार पर, ठीक ना? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान, ये 5 आधार हैं। कहाँ लिख दें भाई इनको हम? ये आधार हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक ना? वो आधार कौन से भैया? जन्म स्थान है, जन्म स्थान है, धर्म है, जाति है, ठीक ना? रंग है और लिंग है, ठीक ना? इन 5 आधार पर 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 आधार पर भेदभाव कभी नहीं किया जाएगा, ये हमारा संविधान कहता है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? 14 में क्या कहा गया है? सबको विधि के समक्ष क्या है? समता दी गई है। विधि कानून में सभी क्या हैं? बराबर हैं। इसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी हैं, मतलब कुछ इसके अपवाद भी हैं, वो हम फिर बाद में आपको पढ़ाएंगे, आप समझिएगा ध्यान से। इसकी हम अलग से इंडिविजुअल क्लास वीडियो बना देंगे, क्लास बना देंगे, उसमें आपको डिटेल से पढ़ा देंगे क्या इसके अपवाद हैं। अपवाद हैं, हर संविधान का हर इसमें अपवाद है, तभी तो लोग बच जाते हैं इन चीज़ों से। समझ रहे हैं? आगे बताते हैं। 5 आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वो 5 आधार ऊपर दिए गए हैं। लेकिन आप लोग देखते हैं जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। जाति के आधार पर महिला और पुरुष में भेदभाव किया जाता है, बच्चों और बूढ़े बुजुर्गों में और युवाओं में क्या किया जाता है? भेदभाव। भेदभाव नहीं है, ये एक वंचित वर्ग को बढ़ावा देने का क्या है? प्रावधान किया गया है। और ये मूल अधिकार मूल संविधान में ही इसके बारे में वर्णन कर दिया गया था, कोई अलग से नहीं जोड़ा गया है, वो फिर आपको हम इंडिविजुअल क्लास में बताएंगे। अनुच्छेद 16 की बात करें भाई, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? लोक नियोजन में भेदभाव नहीं होगा। लोक नियोजन की बात कर रहा है, लोक नियोजन, ठीक ना? 16 भैया किसके बारे में बात करता है? लोक नियोजन के बारे में वर्णन करता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसका मतलब यह है। अच्छा एक सेकंड मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। समानता होना चाहिए ना भाई, सॉरी, ठीक। लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसका मतलब यह है कि अगर कोई सरकार, भारत की सरकार अगर कोई भी ऐसा प्रावधान या कोई ऐसी वैकेंसी निकालती है, लोक नियोजन मतलब कि जहां पे लोग सेवा दे सकते हैं सरकार को या देश को,
वहाँ पर सभी को अवसर की समानता है, वहाँ पर भेदभाव इन 5 आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं जात के आधार पर यहाँ भी आरक्षण दिया जाता है, लिंग के आधार पर महिलाओं को 50% आरक्षण, 20% आरक्षण, 33% आरक्षण, तरह तरह की बातें होती हैं, किया भी जाता है 20% आरक्षण, 33% आरक्षण, समझ रहे हैं कि नहीं? ये लेकिन ये अपवाद है, ये वंचित वर्ग को उठाने का एक अपवाद है, इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 17 की बात करें भैया, तो अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 17 की बात करें, अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत है, अर्थात छुआछूत का अंत। और ध्यान रखना, पूरे संविधान में कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद 17 में दिया गया है कि अगर छुआछूत के बारे में कोई पकड़ा जाता है, ऐसा करते हुए, ऐसा कृत्य करते हुए कोई पाया जाता है, तो संसद को अधिकार है कि वो उसके लिए दंडनीय कार्रवाई कर सकती है, दंडनीय कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 17 में कहा गया है। बात समझ में आई? तो अस्पृश्यता का अंत हमारे मूल संविधान में ही दिया गया था, और उसी समय कह दिया गया था कि अगर मान लीजिए कोई अस्पृश्यता छुआछूत में लिप्त पाया जाता है, तो संसद उसके लिए दंडनीय कार्रवाई कर सकती है, दंडनीय विधि बना सकती है, विधि के समझ जो है विधि के द्वारा दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। अनुच्छेद 18 की बात करें हम लोग साथी, अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 में क्या दे रखा है? उपाधियों का अंत दे रखा है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत दे रखा है। किसमें? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दे रखा है। उपाधियों का अंत का मतलब यह है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, उपाधियों का अंत का मतलब यह होता है कि जैसे लोग बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर के, मतलब फर्जी की उपाधियां लगा करके घूमते, फलाने धमकाने, फलानी ये अपना वगैरह वगैरह लगा करके घूमते हैं ना, आई एम नेता, आई एम हीरो, आई एम फलाने, है ना, सब लगा कर घूमते हैं। ये उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 करता है संविधान का। ध्यान रखना, कुछ उपाधियों को छोड़ करके, जैसे विद्या की उपाधि को छोड़ करके, और विद्या की उपाधि में और सैनिक की उपाधि को छोड़ करके, अब ये नहीं कि किसी को नोबेल पुरस्कार, मान लीजिए किसी को जो है कोई पुरस्कार मिल गया तो वो पुरस्कार की उपाधि लगा करके घूमे, नहीं, केवल विद्या की उपाधि को छोड़ करके, ध्यान रखना, विद्या की उपाधि को छोड़ करके, और कौन सी उपाधि है जिसको छोड़ करके वो क्या कर सकता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, विद्या के अलावा ऐसी कौन सी उपाधि है जिसको वो क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है या फिर अपने आगे पीछे लगा सकता है? मिलिट्री और विद्या दो, यानी सेना की उपाधि लेफ्टिनेंट जनरल, सूबेदार कल्लू प्रसाद, लेफ्टिनेंट जनरल छगन प्रसाद, ऐसा कुछ भी लगा सकता है, मेजर मनमोहन सिंह। लेकिन भाई साहब ध्यान रखिएगा, हाँ ये भी जोड़ सकता है वो डॉक्टर राम प्यारे, इंजीनियर राम प्यारे, ऐसे लिख सकता है, मैनेजर लिख सकता है। लेकिन भाई साहब प्रोफेसर लिख सकता है, यानी विद्या और सेना से संबंधित उपाधियां वो लगा सकता है, पुरस्कार से संबंधित नहीं। अगर मान लीजिए किसी को कोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वो उपाधियां अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है, इसी को कहते हैं उपाधियों का अंत। अब ये नहीं कि किसी को भाई साहब अर्जुन पुरस्कार मिल गया तो लगा दे अर्जुन पुरस्कार विजेता, लिखा होता है ना, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व नेता, भूतपूर्व विधायक, नहीं, ये सब उपाधियों का क्या है, अंत होना है, उन उपाधियों का अंत होना चाहिए। आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं भैया, क्या कहा गया था इसके प्रेस की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं, अगला प्रेस की स्वतंत्रता आता भैया अनुच्छेद 19 में, ये 14 से 18 तक समानता हो गया, और 19 से लेकर के 22 तक आता है स्वतंत्रता। इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। और मेरे भाई यहाँ पे हम बात करेंगे 19 और 22 के बारे में बात करेंगे,
तो भैया आज की क्लास और ये मैराथन क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। कल पुनः भैया इसी के आगे हम लोग क्लास शुरू करेंगे शानदार तरीके से। जो आपकी ये क्लास है ना 28 नंबर क्वेश्चन से ही हम आगे शुरू करेंगे और इसमें आगे के पार्ट भी आपको जोड़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। हम आपके छोटे छोटे वीडियो इंडिविजुअल बना करके भी आपके डालेंगे, आप लोग उनको जरूर गौर कीजिएगा, उनमें हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, क्लास कैसी लगी एक बार जरूर आप लोग कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, आप लोग अपना ख्याल रखें।